हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स पर, जहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ सीरीज। ठीक है, यहाँ पर अभी तक मैं आप लोगों को 1 से लेके 3 चैप्टर तक की सीरीज कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जहाँ पर हमने चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, तो आज इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 करवाने वाली हूँ, जहाँ पर हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, सेकेंड डिग्री होना चाहिए या हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल के। आप लोगों को जैसे कि मैंने प्रीवियसली चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में बताया था कि हमारे पास में जो इक्वेशंस होती हैं वहां पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होती है। तो यहाँ जो हमारे पास में बेटा इक्वेशन बनने वाली है, ये इक्वेशन हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल होगा ये सेकंड डिग्री होना चाहिए। और इसमें वैल्यू क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर आप लोगों के a, b और c जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। a, b एंड c आर कांस्टेंट्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंपल्सरी होगा, है ना, कि हमारे पास में जो x² का कोफिशिएंट होगा उसे 0 नहीं रखना है। बाकी x एक वेरिएबल होगा जिसमें हमारे पास में इक्वेशन को डिफाइन किया जाएगा। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास में क्वाड्रेटिक है और x की पावर 2 है, तो आप लोगों को मैंने सिखाया है कि जहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पर x के जो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि x एक अननोन क्वांटिटी है और हम इसी x यानी कि वेरिएबल के लिए ही इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे बेटा, 2 सॉल्यूशन आएंगे। इन्हीं 2 सॉल्यूशन को आप या तो रूट्स या तो जीरोस बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में जैसे हमने जीरोस किसको बोला था, अल्फा इन बीटा को। यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यूज आएगी उन्हें हम रूट्स बात करते हैं। ठीक, इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। यहाँ पर जब हम x को फाइंड करते हैं, ठीक है, x को जब हमें फाइंड करना है और अगर आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है, एक जनरल इक्वेशन ले रही हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम काम कर सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x को हम किन किन मेथड से फाइंड कर सकते हैं बेटा, एक तो है फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड। ये फैक्टराइज मेथड हम कर चुके थे, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना बोलते हैं। ठीक है, उनसे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक हमारे पास में फॉर्मूला है जिसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस जगह पर जहां पर हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही होती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला है बेटा, मैं लिख देती हूँ, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, जहां पर a, b और c आपके पास में कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a क्या, x² क्या होगा बेटा, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम a बोलेंगे, है ना। यहाँ पर जो a होगा, a हमारे पास में x² का कोफिशिएंट होगा, b क्या है, x का कोफिशिएंट होगा एंड c क्या होगा, हमारे पास में एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसी में हम यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड करते हैं, तो वो आगे जैसे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको समझाते चलूंगी। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे और देनी थी आपको, जहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4.1 है,
जहां आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन गिवन दे रखे हैं आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन क्या बताई थी आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना पड़ता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, और एक कंडीशन हमारे पास होती है कि ए को कभी भी हम 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते हैं। और हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए बेटा, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास में 2 आनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल की। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। पहला क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर होगा बेटा तो आप इसे कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, है ना, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह हम कंसीडर कर रहे हैं x को और b की जगह हम कंसीडर कर रहे हैं 1 को, इंटू सॉरी यहाँ प्लस आएगा मेरे पास में, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरी जो टर्म आई है मेरे पास में इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर तो पावर तो कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो इस नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को उठा के x से मल्टीप्लाई करो तो वो बन गया 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए तो सारी टर्म्स को शिफ्ट कर लो लेफ्ट हैंड साइड तरफ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने शिफ्ट कर लिया, प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो जो भी टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x से 1 प्लस 6 टोटल कितना हुआ बेटा 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, हाँ हुई। क्यों, क्योंकि bx 0 हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास में क्या एक्स स्क्वायर की टर्म है, क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ है, और हमारे पास जो a वाली टर्म है वो भी 0 नहीं है, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बेटा इस तरीके से, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस पे आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा था, याद रखना कि जब भी वेरिएबल का होल ब्रैकेट में स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर वाले फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूलेस क्या है तो आप लोगों को पता है, ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस होते हैं जो आपने क्लास 9th में भी कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको 2 पैटर्न बताती हूँ यहाँ से, ठीक है। पहला तो क्या करो, इस नंबर को आप इमेजिन करो 2x को, और 2x को उठा के x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा बेटा 2x स्क्वायर हो गया। अब इसी 2x का 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो माइनस का साइन तो इसका ही लगेगा, 2 3 जा 6x। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब -1 उठाओ उसको x से मल्टीप्लाई करो तो -1 और ये -1 और -3 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 जा 3, यहाँ सॉरी वो x है, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या था वैसे यहाँ पर भी कर ले, डायरेक्ट x को उठा के x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर, x को उठा के -1 तो -x, 5 यहाँ पर तो प्लस का 5x और प्लस माइनस 5, आगे समझ में। अब आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा बेटा, 2x स्क्वायर यहाँ एज इट इज था, -x और -6x, माइनस माइनस होता है प्लस, पर साइन तो माइनस का ही आता है तो 6 और 1 7x हो गया, प्लस का 3 चल रहा था। ये सारी टर्म्स उठ के इधर आएंगी तो x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों x वाली टर्म थी तो 5x में से 1x गया तो कितना x बचा बेटा 4x बचा हमारे पास में, प्लस का
पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो शिफ्टिंग भी ध्यान से करते रहना। माइनस का 4x और ये माइनस का 5 इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का 5 होगा, ठीक है। अब फाइनली आप सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो ओनली x स्क्वायर बचेगा प्लस का, 7x और 4x माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा बेटा ये 11x प्लस 5 और 3 कितने हो गए टोटल 8। ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है, हेंस दिस इक्वेशन फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका क्या 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 करोगे, पहले ब्रैकेट के पहली टर्म को लिखो और जिससे मल्टीप्लाई करना है उस टर्म को लिख लो, है ना। 2x का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे ब्रैकेट में कर रही हूँ जिसके साथ वाला ब्रैकेट है। बाद में क्या करेंगे, -1 लिखो और -1 का बच्चे हुए रिमेनिंग मतलब x - 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स मैंने क्या किया बेटा, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट था इस फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, एक्सपांड कर दिया और इंडिविजुअल x - 3 से दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया। एज इट इज आप यहाँ पर भी कर लो, पहली टर्म x को रखी और x - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, है ना। और यहाँ से बचा +5 का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे किससे बेटा, x - 1 से। अब आपको पता है अभी हमने कैलकुलेशन वैसे ही किया था, वैसे ही कैलकुलेशन करके आप आंसर ला सकते हो, सेम ही तरीके हैं। तो ये दो तरीके से भी आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगेन आपको क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर में सबसे पहले फॉर्मूला किसका लगेगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बट यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे आप। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। रखो, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो सब कुछ एज इट इज ही है। इसको सॉल्व करना था हमको, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, है ना। क्योंकि हमने a को x रखा और b को 2 रखा था, तो जब मैंने यहाँ 2ab रखा तो वो 4x बनना है। अब क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स हमारे पास में राइट हैंड साइड पे है हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करना है बेटा, राइट हैंड साइड को 0 लगना है। तो यहाँ से कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 3 और 4 टोटल हो गया 7, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, बट ये आंसर होगा क्या हमारे पास में, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कंडीशन को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली कंडीशन दे रखी थी कि जो मेरे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसे 0 नहीं होना है। पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं यहाँ से तो आपके पास में कांस्टेंट तो -3 है, बी 7 है, पर ए एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है। और अगर ये टर्म नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या नहीं बनी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आए बेटा आप लोगों के पास में तो आपको बस इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कंडीशन कंपलसरी हमारे पास में, ठीक है। तो आप बाकी के क्वेश्चंस करते रहना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, जहां हम अभी तक हमने स्क्वायर किए थे होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्यूबिक वाला कंसेप्ट है, तो क्यूबिक पे काम करते हैं हम। पहले तो देखो क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास में, तो इसको लिख लेते हैं। इससे कंपेयर करूं मैं, है ना, अगर मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास में क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बना। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, राइट हैंड साइड है अप टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तो होल स्क्वायर कुछ भी नहीं है, स्क्वायर के ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं सिंपली इन दोनों नंबर से
टर्म का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 2x एक्स क्यूब हो गया मेरे पास में माइनस का 2x। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। बस कर लो सारे टर्म्स को। अब आपको पता है कि क्या करना है, सबको उठा के हम शिफ्ट कर देते हैं। पहले तो इसे सिस्टमेटिक लिख लें, है ना। फिर माइनस का 2x क्यूब रहा और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या, अब x क्यूब की टर्म यहाँ पर है और x क्यूब की टर्म यहाँ पर भी है हमारे पास में। यहाँ पर x क्यूब कितने हैं बेटा, -2, यहाँ पर कितने हैं +1, तो माइनस प्लस होता तो माइनस है, -2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब। ठीक, फिर क्या है, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं कि हम x की जो भी फर्स्ट टर्म होती है उसे नेगेटिव नहीं रखते। तो अगर मुझे इसे नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो मैं काम करती हूँ, सभी के साइन चेंज कर देती हूँ, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने माइनस हटाया तो ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। और यहाँ जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो ये पूरा ही 0 रहेगा। बस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या बेटा हमारे पास में? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपने सबसे पहले ही बोला था कि जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। बट यहाँ तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 ना होके ये कितने डिग्री ऑर्डर का है, ये सेकंड डिग्री ना होके 3 डिग्री ऑर्डर पे काम कर रहा है। और ये कैसी इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। तो हमारे जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी हमने एक थ्योरी बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उसको फुलफिल नहीं करता है। हेंस दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आप बस इतना लिखना कि दिस इज नॉट फॉलो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा लिख लेना आप उसको, है ना। बस आप इतना नीचे लिख देंगे। क्यों नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैम, यहाँ तो टर्म है ना। आप अगर कंडीशन पूछो तो बोलोगे आप कि मैम यहाँ टर्म है ना। हाँ, टर्म्स तो है बेटा, बट एक तो ये वाली टर्म्स भी तो आ रही है ना, क्यूबिक वाली। तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ बना, ये तो क्यूबिक हो गया ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया ये तो ये हमारी कंडीशन को तो फुलफिल ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। तो बेटा मेरे साथ साथ इक्वेशंस आप भी करते चलना, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से अब 4.1 के हमारे पास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए चैप्टर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी सीबीएसई में, ठीक है, सीबीएसई के सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में पेपर आता है हमारे पास। कोई भी सेट उठा लो आप, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, जो भी सेट होते हैं, इन सारे सेट में हमारे पास में सीबीएसई का पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जहां पर फर्स्ट सेक्शन हमारे पास में सारे एमसीक्यूज आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड सेक्शन आता है सेक्शन बी, उसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन डी में 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड प्रॉब्लम बनती है बेटा, सेक्शन डी में 5 मार्क की एक वर्ड प्रॉब्लम बनती है। ये वर्ड प्रॉब्लम इससे एक बनती है, इट मीन्स मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इससे एक 5 मार्क की वर्ड प्रॉब्लम बनना कंपलसरी है ना। यहाँ पर इससे, इस चैप्टर से ये वर्ड प्रॉब्लम का ही वेटेज है। तो आपके लिए चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम के लिए। तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से करना। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियरली बताने वाली हूँ कि हम किस सिचुएशन को किस तरीके से, कैसी कैसी इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक इंफॉर्मेशन तो ये गिवन दे रखी है ना। जब भी आपके पास में कुछ दे रखा हो तो आप उसको अंडरलाइन कर लो पेंसिल से आपकी एग्जाम पेपर में,
ठीक है। तो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे आ गया, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ठीक, तो देखो मैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करती हूँ। let the length be x, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन लेंथ के बारे में दे रखी है तो लेंथ का अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर y मान लेती हूँ, तो मेरे पास में जो पॉलिनोमियल होगा वो x में, आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, चाहे x चाहे y। तो ये मेरे पास में लेट x, लेंथ को हमने x माना एंड ब्रेड्थ भी, ब्रेड्थ को अपन ने क्या मान लिया बेटा, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो भी है उसका एरिया दे रखा है। दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो लेंथ है उस प्लॉट की, लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब ये जो प्लॉट की लेंथ है इज का मतलब होता है हमारे लिए इक्वल, तो हम यहाँ से लिख दे बेटा x हमारे पास में लेंथ है, लेंथ इज इक्वल है, लेंथ इज वॉज विल हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में इक्वल का साइन देते हैं, तो अब बस इस ढूंढ लो और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाओ। क्या बोल रखा है, 1 more than, मोर देन का मतलब क्या होता है, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है तो +1 कर दो, +1 ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को आपने क्या बोला था बेटा, 2y बोला था, है ना। अब मैं यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूशन निकालूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से मैं एक छोटी सी कंडीशन कर रही हूँ कि मैं x में वेरिएबल बनाऊँ या y में बनाऊँ, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप बना लेना, मैं इसको बस ऐसे ही रहने दे रही हूँ। इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बोला था आपने, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहाँ लिख लूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपने कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो है 528। लेंथ को तो आपने x माना था और x इंटू वाई की वैल्यू आपने 528 दे रखी है, पर मुझे दो वेरिएबल थोड़ी ना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सिंगल वेरिएबल पे काम होता है। तो ये जो x की वैल्यू इस इंफॉर्मेशन से हम पुट कर दें, कितना होगा बेटा, 2y + 1 of y इज इक्वल टू 528। y का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, 2y² प्लस y, है ना, y का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2y² प्लस y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y। अब ये 528 यहाँ प्लस का है, तो अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, माइनस का बन जाएगा। अब क्या करेंगे आप, तो आप चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, बट मैं मिडिल टर्म ना करवा के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से काम करवा रही हूँ आपको। तो अगर मुझे y निकालना हो, y या x आप जो भी इसको लेट कर रहे हैं, अगर मुझे वो इक्वेशन निकालना है तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। आ गया समझ में, फॉर्मूले में रखना है। वेयर अगर मैं इसे फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो a कितना होगा बेटा 2, b कितना होगा हमारे पास में 1 और c कितना होगा माइनस का 528। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ y इज इक्वल टू कितना होगा, -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा हमारे पास में, माइनस का 4ac, 4 मेरे पास में 4 तो है, a मेरे पास में आपने 2 दे रखा है और c मेरे पास में माइनस का 528 गिवन है। ठीक, होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन है हमारे पास में। आइए इतना समझ में हम क्या कर रहे थे। अब क्या करोगे बेटा, तो देखो यहाँ से y निकालना है आपको, y इज इक्वल टू -1 तो एज इट इज। अब आप कर दो 528 का मल्टीप्लाई 4 से एंड देन 2 से हमारे पास में करना है। पहले इसको अपन इतना सॉल्व कर लेते हैं, मैं सिर्फ आपको ये छोटा सा एरिया बता रही हूँ, है ना, फिर उसको माइनस माइनस अपन करके बता देंगे। तो देखो जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 4 2 8 हो गया, तो डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 8 8 64 कैरी फॉरवर्ड 6
8 टू ज़ा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास में 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 दैट इज 42, 4 2 2 4, ठीक है मेरे पास में ये आया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया बेटा, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो मेरे पास में 4 2 2 4 में प्लस 1 करूंगी तो मैं 4 2 2 5 बन जाएगा मेरे पास में, और ये बन गया 2 2 ज़ा 4। आगे समझ में। अब मेरे पास में ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बेटा, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई y की, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 2 2 5 होल डिवाइडेड बाय 4। यही इक्वेशन चल रही थी हमारे पास में, देखो -1 प्लस माइनस 4 2 2 5 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 2 2 5 जब हमारे पास में आया है तो इसका भी स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालोगे, तो आपको स्क्वायर रूट करने के लिए कुछ भी मत करो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करो। दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, 5 9 11 12 13 14, 5 से डिवाइड होगा सीधा, 5 8 ज़ा 40 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 4 ज़ा 20 कैरी फॉरवर्ड 5 अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5 बचेगा 3, 5 6 ज़ा 30 हमारे पास बचेगा 4 169, 13 की टेबल में आता है 13 टाइम्स 169, तो 13 का अब जब आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए इनके पेयर बना लो, ये बनेगा 13, यहाँ से आ गया 5, अब जो नंबर आए हैं इन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 5 से कितना होता है बेटा 65, तो मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 65 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है 4 प्लस साइन। अब हमारे पास में x की दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस होंगे ना बेटा, ये सॉरी y की दो वैल्यूज आएंगी, तो ये प्लस माइनस जो होंगे ये हमारे पास में y की दो वैल्यूज पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू मेरे पास में माइनस, पहले प्लस साइन ले रहे हैं होल डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना बना मेरे पास में 65 में से मैं 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास में 64 बन जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ से बचेगा 2, 4 6 ज़ा 12। अगर मेरे पास में y 16 हुआ, अगर मेरे पास में y 16 हुआ, y क्या था हमारे पास में ब्रेड्थ था, y को हमने क्या कंसिडर किया था बेटा ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2y प्लस 1, मतलब आपका जो भी यहाँ पर x की y की वैल्यू आई है उसका डबल करके उसमें प्लस 1 करो, डबल करो इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16 2 सा 32 प्लस 1 दैट इज 33। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये बन रही है, एक और कंडीशन क्या बेटा, तो एक कंडीशन और क्या, हम माइनस साइन ले लेंगे, तो 4 नेगेटिव साइन, y की वैल्यू कितनी होगी -1 माइनस 65 होल डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगी माइनस का 66 होल डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड किया तो -33/2 विच इज नॉट कंसीडर। क्यों कंसीडर नहीं किया आपने y की ये वाली वैल्यू को, इसलिए नहीं किया क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास में लेंथ होती है ना, लेंथ मतलब लंबाई, तो ये जो मेजरमेंट होता है बेटा, मेजरमेंट को हम कभी भी नेगेटिव नहीं सॉल्व करते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी होती है हमारे पास में और ये रियल लाइफ वैल्यूज है हमारे पास में, है ना, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज आप रियल लाइफ में मेजर कर सकते हो, जैसे इस पेन की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, इस बोर्ड की लेंथ को कर सकते हो, किसी की हाइट मेजर कर सकते हो, है ना, तो ये रियल लाइफ में होती है, एग्जिस्ट होती है और इनको हम नेगेटिव मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी होती है, नेगेटिव सारी वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं कि वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हमारे पास में, इसीलिए हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर जो रियल लाइफ बेस्ड होगी उनकी नेगेटिव टर्म्स नहीं रखेंगे, ओनली पॉजिटिव टर्म्स को हमें रखना होगा, ठीक है। सो ये आंसर आ गया हमारे पास में इस वर्ड प्रॉब्लम का। वैसे तो देखो अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता दूंगी, आपको ये जो कैलकुलेशन है ये आपको खुद से करना होगा, ये वाला जो आपको निकालना है स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना, दो दो के पेयर बनाना, जो पेयर से बाहर आ जाए वो सही है, जो नहीं है उनको वहीं रहने देना, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने लेंथ को x माना था, ब्रेड्थ को y माना था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग y वेरिएबल के लिए कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे x से ही करना है तो आप ये x में y को रिप्लेस कर दो पूरी तरीके से x में, तो भी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी।
या फिर आप लेंथ को y मान लो, ब्रेड्थ को x मान लो, तो भी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। कोई कंपलसरी नहीं है कि जो लेंथ गिवन है उसको ही x मानोगे आप और ब्रेड्थ को ही y मानोगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. we need to find the integers. आपके पास में दो इंटीजर्स दे रखे हैं। इंटीजर्स नंबर्स होते हैं और नंबर्स भी किस साइड के चाहिए हमको, पॉजिटिव, और दो कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, एक के बाद दूसरा, है ना, एक के जस्ट बाद वाला नंबर। इट मीन्स दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, ओनली 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर मेरे पास में फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर कितना होगा बेटा, सेकंड नंबर हमारे पास में हमेशा होगा x प्लस 1, एक ज्यादा होना चाहिए उससे, ओनली 1 का डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 ही बचना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 306। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का 306 उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 306 हो जाएगा। आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब आपसे पूछा उसने कैसे नंबर बताओ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करो। तो a कितना होगा बेटा 1, b कितना होगा 1 और c कितना होगा माइनस का 306। वही आपके पास में फॉर्मूला तो पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो माइनस बी की जगह मुझे -1 पुट करना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -1 4ac। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर लेती हूँ आपका। 4 तो एज इट इज है, a की जगह आपने 1 लिखा और c की जगह माइनस का 306। तो यहाँ से कर लो 6 4 जा 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 0 0 प्लस 2 2 और 4 3 जा 12 माइनस का 2। अब ये मैं माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 2 2 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आ गया समझ में। अब हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले बेटा, पहले तो क्योंकि ब्रैकेट से बाहर लाने पड़ेंगे। तो 1 2 2 4 में आप 1 प्लस कर दोगे तो 1 2 2 5 हो जाएगा, और ये 35 का शायद स्क्वायर होता है। 2 से डिवाइड, सॉरी लास्ट नंबर 5 है तो मैं 5 से सीधे डिवाइड कर दूँ। 5 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 4 2 टाइम्स में 5 2 10 बचेगा 2 4 टाइम्स, और ये यहाँ से बचेगा मेरे पास में कितना 2 5 टाइम्स। 5 से अगेन में कर दो इसको तो 5 से मेरे पास कितना चला जाएगा 5 4 जा, और यहाँ से बचेगा 9 49 तो 7 के टेबल में आता है, हाँ 70। तो 7 और 5 हमारे पास में इसके पेयर बन गए हैं। तो 7 और 5 कितने का स्क्वायर रूट है बेटा, ये है 35 का। आगे ना समझ में मैंने कैसे किया, प्राइम फैक्टराइज करना है और नंबर के पेयर लेना है अपने पास में। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 35 होल डिवाइडेड बाय 2। फॉर प्लस साइन x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, -1 प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय 2, और फॉर माइनस साइन x कितना आएगा -1 माइनस 35 होल डिवाइडेड बाय 2। एक बार नंबर कितना 34 बाई 2 दैट इज 17, और एक बार कितना आएगा बेटा -36 बाई 2 दैट इज -18। दो नंबर मिल गए, पर कंडीशन क्या बोली थी, दो कंसेक्यूटिव तो नंबर चाहिए, पर कैसे चाहिए, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 17। तो x प्लस 1 कितना बना बेटा 18, हेंस दिस आर दी रिक्वायर्ड नंबर। आ गया समझ में। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दो बेटा कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, जैसे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी इक्वेशन फॉर्म करो, एंड देन फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे तो काम करना ही जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। नेक्स्ट एज वाले क्वेश्चन, ये टाइप क्या है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप बता देती हूँ। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का एज वाला टाइप है ना,
एज में इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो देखो समझो पहले तो एज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। तो एज वाले क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी पर्सन की एज पूछी जा रही है तो आप हमेशा जो पूछा जाता है हम वही लेट करते हैं, या फिर एक कंसीडर और चीज़ करो कि जब भी आपको एज पूछेगा तो आप किसी भी पर्सन की प्रेजेंट एज ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा, प्रेजेंट एज ही लेट करके चलेंगे। अगर आपको किसी भी पर्सन की आज की एज पता है तो आज से 5 साल पहले वो कितना होगा आपको पता होगा, और आज से कुछ सालों बाद उसकी एज कितनी होगी आपको पता होगा। लेट अस सपोज एक बच्चा 10 साल का है, आज उसकी एज 10 ईयर्स की है, तो आज से 2 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, इस 10 में से उस 2 वैल्यू जो है, क्योंकि पिछली बात कर रहे हो आप 2 साल पहले, तो इस 2 साल पहले को आप माइनस कर दोगे, और आगे आने वाली अगर मैं 2 साल की बात करूंगी कि आज से 2 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, तो आप उसकी एज में प्लस कर दोगे। तो ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास में कि एज के आगे या पीछे की जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे हमको यहाँ मेंशन करना होता है, तभी जाके हमारे पास इक्वेशन सही बनती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Rohan's mother is 26 years old than him. The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. आपको क्या दे रखा है बेटा कि रोहन की एज अपनी मदर, मतलब रोहन और उसकी मदर की एज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। दोनों की कुछ एज है और दोनों की एज का कुछ प्रोडक्ट भी दे रखा है, मल्टीप्लाई भी दे रखा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। और आप लोगों को मैं हमेशा सिखाती हूँ क्या कि वर्ड प्रॉब्लम में जो फाइंड करना होता है उसे ही हम लेट करते हैं। तो चलो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेट द रोहन्स एज, रोहन्स कौन सी एज ले रहे हो बेटा, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। कितनी हो गई उसकी एज, प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, एक्स ईयर्स की है। तो क्या बोला, रोहन की मदर के बारे में इंफॉर्मेशन ले ले, तो लिख लो यहां से मदर्स एज। मदर्स एज के बारे में क्या लिखा है, इज दे रखा है बेटा यहाँ पर मदर एज में, तो इज इक्वल का साइन दे देगा। 26 ओल्डर, 26 ईयर ओल्डर है उनसे, ओल्डर है मतलब बड़ी है, और बड़ी है इट मीन्स जो भी रोहन की एज होगी उनसे 26 साल बड़ी है, वो 26 ईयर्स ओल्ड है, तो वो 26 ईयर्स हम क्या करेंगे रोहन की एज में ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, मदर्स एज मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा, आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आपने बोला विल बी, विल बी क्या होता है, फ्यूचर के लिए आप बात कर रहे होते हैं, तो आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो पहले तो देखो कि रोहन आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आज तो वो 1 ईयर का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा बेटा, वो 3 years प्लस कर दो इसमें। ठीक, मदर कितने साल की होगी, तो मदर में की एज में भी 3 साल ऐड होंगे, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 29 हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे आपको पता है ना, प्लस 26 दे रखा था आपने, इसमें अगर मैं 3 प्लस करूंगी तो ये तो दोनों नंबर नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू दे देगा मुझे। तो यहाँ से कर लो, दोनों की जो हमारे पास में एज का प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। तो मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करके दे दूँ, क्या बनेगी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 और एक 8 87, ये प्लस का 360 है, इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो रहेगी, 29 और 3 कितना हो गया हमारे पास में, 32 ऑफ एक्स, 360 माइनस का है, 87 प्लस का है, प्लस माइनस कर दो तो 10 में से 7 गया, बचेगा 3 बेटा, 5 में से यहाँ से बचा 5 मतलब बचा 15 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 7, यहाँ से बचेगा 273 माइनस का, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना।
ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। आप कंसिडर करना a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू 32 होगा और c इज इक्वल टू -273 होगा। इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे इसको तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे। ठीक है, चलो अब ये इसके आगे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, तो आप मुझे इसको कंप्लीट करके बताएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर से एक यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। आप लोगों को बता देती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनाता है। अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए पहले ये समझो कि ये पूछ किसके बारे में रहा है, ये रिलेशन किसका है। तो ये हमारे पास में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिए होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। एक कंडीशन यहाँ से कि जब भी आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे, पहले समझो मेरी बात, जब भी आपके पास में या तो ट्रेन या तो एयरप्लेन या तो बस, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पूछ लें, ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास में कंसेप्ट आता है। तो अगर मेरे पास में ऐसा देते तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमारे पास में होता है। ये तो फॉर्मूला हमको पता है। एक चीज यहां से समझो कि डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, दूरी डिस्टेंस फिक्स रहेगी। क्या होता है चेंज बेटा, स्पीड और टाइम। ये स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा है बेटा, तो ये एक दूसरे के उल्टे के बराबर है, रेसिप्रोकल के बराबर है। इट मीन्स क्या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे स्पीड को इंक्रीज कर रही हूं तो टाइम अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, आप कभी भी बाइसिकल राइड करते हैं, मोटरसाइकिल राइड करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं बेटा, कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप उसे एक्सिलरेट करते हैं या अपनी स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं तो आप किसी एक डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी स्पीड कम है, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो आपको टाइम भी उतना ही ज्यादा लग रहा होगा, है ना। अगर हम किसी भी डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर रहे होंगे और अगर हमारी स्पीड बहुत कम होगी तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो यहां से हमें क्या रिलेशन समझ में आता है बेटा, कि अगर स्पीड और टाइम के रिलेशन की बात करो तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, और अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, इससे डील करते हैं आप रोज की लाइफ में, है ना। अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, और वहीं पर अगर आप तेज चलोगे, भागोगे, तो आप जल्दी किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो ये पूरा कंसेप्ट हमारे पास में सिर्फ स्पीड और टाइम को लेके है। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन गैदर होती है हमारे पास में, जब हम बनाते हैं इक्वेशन, तो एक कंडीशन याद रखना, हम एक टाइम निकालते हैं और एक दूसरा टाइम निकालते हैं, दो टाइम के बीच में रिलेशन बनाते हैं, है ना। क्योंकि आप बोल रहे हो कि अगर मैं जल्दी चल रहा हूं तो मेरी स्पीड कम हो रही है ना, सॉरी, अगर मेरा टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है। यहां से हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1, आपकी जब एक कोई पर्टिकुलर स्पीड थी तब आपका कुछ ना कुछ टाइम था, और जब आपकी दूसरी स्पीड कम या ज्यादा हुई तो हमारे पास में कोई टाइम बना होगा, है ना। इन दो टाइम को रिलेटेड करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करके इस वर्ड प्रॉब्लम में रखते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा, अब मैं क्वेश्चन में इसको करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से रिलेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो, पहले तो गिवन क्या क्या उन सबको लिख लो। सॉल्यूशन, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, डिस्टेंस तो मुझे 480 किलोमीटर की ही दे रखी होती है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट, जो फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन
लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रही हूं मैं यहां से, जब आपकी स्पीड नॉर्मल थी, आपकी यूजुअल स्पीड से आप काम कर रहे थे, जो आपकी नॉर्मल स्पीड थी दैट इज x किलोमीटर पर आवर, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, तब आपका टाइम क्या लग रहा था, ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा था t1, कब, जब आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। आई समझ में, ये तो आपकी यूजुअल स्पीड है। नॉर्मल स्पीड के भैया अगर मैं नॉर्मल स्पीड से चलते हैं हम तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, अगर मैं x किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से ट्रेवल करती तो मुझे कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लगता। ठीक, अब आपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे दी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने दूसरे टाइम का बना के दे दी कि अब यही 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मुझे क्या लग रहा है, अब मेरी स्पीड को मैंने 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया है। क्या कर दिया है, हमारी स्पीड, अब स्पीड कितनी थी अपनी, हमने कितनी अज्यूम करी थी, x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करी थी, इस स्पीड को मैंने क्या कर दिया बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया। तो अब मुझे बताओ ये t1 और t2 में क्या क्या रिलेशन बना, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये बताओ। आपकी स्पीड कम हुई, मैंने क्या बताया, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, मतलब ये जो टाइम 2 है ये ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू, ये टाइम 2 जो है ये बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा बेटा, टाइम 1 के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ टाइम कम लग रहा था, सॉरी यहाँ टाइम कम लग रहा था, अब यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों, स्पीड कम हो गई, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तो जहां पर आपकी जर्नी 10 घंटे की थी अब वो कितने घंटे की हो गई, हो सकता है धीरे चल रही हो तो फिर वो 12 घंटे की 15 घंटे की डिले हो गई, है ना हमारे पास में। तो अब अगर आपने स्पीड कम करी तो जो भी टाइम होगा वो तो बढ़ जाएगा अपने आप। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं, अब आपको जो भी आपकी डेस्टिनेशन थी उस सेम डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए 3 घंटों का गैप आ रहा है, ज्यादा कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ से कि अगर मेरे पास में 480 किलोमीटर से ये टाइम 2 बड़ा था, टाइम 1 छोटा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितने घंटे का आ रहा है डिफरेंस, 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर मिनट्स डाल देता है कि 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, या 30 मिनट ज़्यादा आ रही है, 30 मिनट्स कम लग रहे हैं, तो आप हमेशा कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर जो भी मेरे पास में टाइम होगा उस टाइम को मैं आर में ही लिखूं। अगर यहाँ 30 मिनट्स लिखते ना बेटा, लेट अस सपोज कि ये 3 आवर ना देके 30 मिनट्स दे देता, तो इस मिनट को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, आर में करते हैं, और आर में करने के लिए, आर मतलब पर आवर के हिसाब से बता रही हूँ, तो आर में करने के लिए हम 60 से उसको डिवाइड कर देते हैं। आए समझ में। तो अभी तो हमको ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, अभी सिर्फ हमको नॉर्मली दे रखा है तो हमने उससे कर लिया। अब टाइम 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने टाइम 2 की वैल्यू दे रखी है 480 x माइनस 8 माइनस यहाँ पर टाइम 1 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। अब इनसे सॉल्व कर लो बेटा हमारे पास में, तो 480 दोनों के पास ऊपर है तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन में x माइनस 8 बचा, माइनस यहाँ से कितना बचा 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। अब 480 तो एज इट इज ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, x को उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस x माइनस 8 को पूरा यहाँ पर उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे इन दोनों टर्म्स का तो मल्टीप्लाई होना ही है, तो x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू कितना चल रहा है 3। तो बस अब पहले तो सॉल्व कर लो, तो 480 यहाँ से x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 8 ऊपर बचा, नीचे क्या बना बेटा x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू चल रहा है 3। ये कंडीशन बन जाएगी अब पूरी। अब क्या करेंगे आप, अब हम यहां से करते हैं कि 480 इंटू 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। यही पूरा चल रहा था अपने पास में, इस पूरे को मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, तो मेरे पास में इक्वेशन कैसी बन जाएगी बेटा 480 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, और यहाँ से अपन उठा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से।
तो एक काम करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में सारे नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 बचेगा 18, 6 टाइम है 160 आ जाएगा, तो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, कैरी फॉरवर्ड 4, यहाँ से बचेगा 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। पर मुझे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, 0, तो एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर लेके आओ और इसे सिस्टमेटिक लिख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये प्लस की वैल्यू उठ के इधर आएगी माइनस का 1280 इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0, है ना। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई। अब अगर इक्वेशन बन गई तो यहाँ से आप या तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो या तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं काम करती हूँ, मैं इसको आपको क्वाड्रेटिक से तो बता दिया है, अब मैं आपको किससे करवा के दे देती हूँ, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट वाले से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। ये आएगा 640, 320, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 1। डिवाइड करना आना चाहिए आपको। अब क्या करना है बेटा, ये सब फैक्टर्स हो गए इसके, है ना। हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने पे -8 आना चाहिए, बाकी मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा आंसर पूरा। तो देखो ऊपर के कुछ नंबर नीचे के कुछ नंबर ले लेते हैं। तो ऐसे ले लेते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। पहले तो यहाँ से इतने 3 में बन गए 16, यहाँ से क्या बन जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब 40 और 60 में 2 बच रहा है तो इसको और ले लेते हैं। तो 16 में मल्टीप्लाई किया 32। देखो 40 और 32 ऐसे जो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 1280 आना ही है, पर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 80 बचेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे बेटा, और ऊपर के कुछ नंबर का पेयर ले लेंगे और नीचे के कुछ नंबर का पेयर ले लेंगे। इस तरीके से पेयर लेंगे कि हमारे पास में नंबर 8 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास में -8 आ जाएगा। तो बस यहाँ पुट कर लें, माइनस का प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, बट बड़े नंबर को नेगेटिव चाहिए मुझे, क्योंकि आंसर नेगेटिव चाहिए। तो माइनस का 40 प्लस का 32, माइनस का 8 दे देगा, माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से x कॉमन, तो x माइनस का 40 बचा, यहाँ से प्लस का 32 कॉमन, यहाँ पर भी x माइनस का, ये क्या बना बेटा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो सेम ही होते हैं, तो ये कितना बना होगा x इज इक्वल टू 40, कॉमन ले लें। तो x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब क्या, तो अब आपके पास में x की सारी वैल्यूज आ गए बेटा। एक बार x माइनस 40 को हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, और एक बार x प्लस 32 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -32। तो बताओ यहाँ से हम दोनों वैल्यू रखेंगे क्या, नहीं बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ 40 रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। स्पीड कांट बी मेजर इन नेगेटिव वे, नेगेटिव तो हम कभी भी मेजर नहीं करते हैं हमारे पास में। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि स्पीड एक एक्सेलरेशन, सॉरी स्पीड एक हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी अगर फिजिक्स के टर्म की बात करो, और स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जब आप चलोगे तो आप अगर रुके हुए हो, अगर आप स्टेबल स्टेशनरी कंडीशन पे हो तो आपकी स्पीड 0 km/h पे है। अगर आप 0 हो तो आप क्या हो बेटा, स्टेबल हो, पर नेगेटिव नहीं जा सकते आप कभी भी स्पीड में। अगर आपको नेगेटिव लेना है तो वो वेलोसिटी चली जाएगी हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हम कभी भी, और वैसे भी आपको पता है, अगर हम ट्रेन, बस, कार, एरोप्लेन कुछ भी देख रहे हैं और उनमें राइड कर रहे हैं, या आप उनकी स्पीड की बात करो, तो हम कभी भी उनको नेगेटिव मेजर नहीं करते हैं, है ना। तो ये तो रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड है, और मैंने आपको बताया रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड पे स्पीड, लेंथ, ये कभी भी हम क्या नहीं मेजर करते बेटा, इसको नेगेटिव मेजर नहीं करते। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, आंसर आएगा 40। अब
जैसे मैं आप लोगों को हमेशा सिखाती हूँ कि जब भी आपके पास आंसर आ जाए तो एक बार छोटा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो कि आप पूछना क्या चाह रहे थे हमसे, क्या आपने जो कंडीशन दी थी मेरे आंसर से वेरीफाई कर रही है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार आपने डिस्टेंस दे रखी थी 480, आपने टाइम कितना दे रखा था बेटा, x का दे रखा था, पर मेरे पास में x कितना आया। अब यहाँ से मेरे पास टाइम, अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से ही सॉल्व कर रही हूँ, है ना। कितना टाइम आया मेरे पास में, तो टाइम आया मेरे पास में 40 का। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो लगभग मुझे कितने घंटे लग रहे थे, यहाँ पर 12 आवर्स लग रहे थे, है ना। अगर मैं मेरी एज यूजुअल स्पीड से चलती 40 किलोमीटर पर आवर से चलती तो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें 12 घंटे लगते। पर आपने क्या बोला, आप आए और आपने बोला कि ये जो आपकी स्पीड है, इस स्पीड को आप क्या करो 8 किलोमीटर कम कर दो। तो जब मैंने इसको कम किया, जब मैंने अपनी स्पीड को 40 को 8 से कम किया तो मेरे पास आंसर कितना आया। आंसर हमारे पास में आया कि जब आपने अपनी स्पीड को कम किया 8 किलोमीटर पर आवर से तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 32, है ना। तो टाइम कितना लगा होगा, तो इसको डिवाइड कर लिया अपन। तो 32 को 16 की टेबल से कर ले, 16 2 जा 32, 16 3 जा, इसको कट करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 15 आवर्स। अब मैं जो समझा रही थी आपको समझ में आ गया कि अगर बेटा मेरे पास में यूजुअल स्पीड होती तो टाइम मेरे पास में 12 आवर्स का लग रहा था, बट अगर मेरे पास में स्पीड कम कर दी तो टाइम अपने आप बढ़ गया। देखो 12 घंटे से कितने घंटे लगने लग गए, 15 घंटे। अब इन दोनों में से देखो डिफरेंस करोगे तो 15 में से 12 गया तो 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में, है ना। तो कुछ इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को अप्रोच करना है ताकि आपके लिए क्वेश्चंस पूरे 5 मार्क्स दे आपको, और ये पूरा करके आना है, ये आपके लिए फाइनल आंसर तक, है ना। सो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बार बार रिपीट करके देखना ताकि आप लोगों को अगर किसी भी स्टेप में डाउट आए तो यहाँ से आप रिवर्स करके जब देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। हाँ, यहाँ से अब हमारे पास में रूट्स फाइंड करना है हमको। तो रूट्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड करना है और किसके थ्रू करना है, बाय फैक्टराइजेशन। आपको बोल देगा या तो फैक्टराइजेशन से करो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। तो अगर फैक्टराइजेशन से करना है तो आप अभी तक करके आए हैं बेटा, है ना। इस फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमको। तो देखो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो आप 10 के फैक्टर ले लो। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, बस यही होते हैं। और किसको प्लस या माइनस करने पे 3 आएगा, तो 2 और 5 को। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। -5 प्लस 2 मिलके बनाएगा -3 ही, तो हमारे पास में हो गया। अब आप इन दोनों से ब्रैकेट्स कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट्स अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास में क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट से x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 5। यहाँ से ये दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं तो मैं +2 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर भी बचा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर मेरे पास में है तो आप क्या लिखोगे, इसको x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x माइनस 5 को रखूँ 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, प्लस का 5 आ जाएगी। और यहीं से x प्लस 2 को अगर मैं 0 रखूंगी तो x कैन बी -2। तो यहाँ तो आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दे रखा है, एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है। आ गया समझ में। तो कुछ इस तरीके से आपको फैक्टराइज करने होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर सकते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं। मैं आपको रूट वाले नंबर बता देती हूँ बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो इन्हीं रूट वाले नंबर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो देख लो, चलो रूट वाले नंबर कर लेते हैं अपन। कितना दे रखा हमारे पास में, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम a को उठा के सबसे पहले तो c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को उठा के c से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स यहाँ पर ही लिख देती हूँ 5√2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को √2 से। अगर मेरे पास दो नंबर रूट में है तो इन्हें एक ही रूट में लिखते हैं अपन, है ना, एक ही रूट में मल्टीप्लाई। और अगर सेम रूट में है तो कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो 5 × 2 दैट इज कितना बना 10। तो मुझे 10 के फैक्टर निकालने हैं। 10 के कैसे फैक्टर, ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो अभी जस्ट निकाले थे अपन ने, कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, तो 2 और 5, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 ऑफ। आ गया इतना समझ में हमको, हमने क्या किया, बस 7 को मैंने फैक्टर करके लिखा। और कैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला था। इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा √2x प्लस 1 प्लस 5 सॉरी। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अब आप बोलोगे मैम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। नहीं बेटा, इस 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, √2 × √2 लिख सकते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि आपने पहले ब्रैकेट में फर्स्ट जो भी वैल्यू है वो √2 बनाई है, और अगर √2 बनाई है आपने तो फिर उसको क्या लिखना पड़ेगा, तो √2 कॉमन लेना पड़ेगा ना अपने को यहाँ से, तो प्लस का √2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला √2 गया तो सिर्फ √2 बचेगा, और x तो चल ही रहा था आपके पास में, प्लस इसके पास भी तो √2 था, वो भी बाहर हो गया। तो आगे समझ में आपको, दोनों ब्रैकेट्स अगेन सेम हो गए। तो एक ब्रैकेट 2x प्लस 5, एक ब्रैकेट आपके पास में x प्लस √2 होगा, इसे हम 0 के बराबर पुट करेंगे। अगर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, प्लस का 5, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में √2 डिवाइड में चला जाएगा। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, और एक x प्लस √2 अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2, एंड दैट्स दी। आए समझ में, इतना हमको करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखो। रूट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो देखो रूट में कंफ्यूजन मत होना, आप बस ये देखो ब्रैकेट सेम है और अगर एक नंबर है तो उससे मैं रूट में लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर को रूट में लिख सकते हो आप, है ना, कोई भी रैंडम नंबर को, जैसे आपने लिखा 3 तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को आप उसके रूट के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए कभी भी रूट को क्वेश्चन आए तो ये देखो कि कॉमन क्या लेना है हमको। ठीक, अगेन 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है बेटा, ये 8 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ, मैं सबसे इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 8 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16x² हो जाएगा, 8 को उठा के x से मल्टीप्लाई करो माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस अगर आप 8 को मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे बेटा तो वो तो कट कर देगा, तो ओनली 1 बचेगा, इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय आपका 8 आएगा क्योंकि एलसीएम लिया आपने। ये डिनोमिनेटर का जो 8 बचेगा इसको उठा के 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा 0, बस आप ये कर देना। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, तो 16 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पे माइनस हट जाए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 4 और 4 मुझे याद आ रहा है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में तो 16 बन जाएगा, और 4 और 4 को माइनस माइनस ले लो तो माइनस का 8 भी हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस भी हो जाएगा। तो बस हमारे पास में फैक्टर्स आ गए। तो ऐसे बेटा फटाफट आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। बस अब कॉमन ले लो, इन दोनों के पास से कॉमन क्या आएगा बेटा, तो दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, है ना, तो दोनों नंबर हमारे पास 4 की टेबल में दिख रहे हैं, तो 4 कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, बाहर साइन माइनस का है तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस का 1,
तो अंदर के दोनों साइन बदल जाएंगे बस। तो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई बेटा, 4x माइनस 1 एक बार कॉमन लिया, अगेन यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन लिया। तो यहाँ से अगर मुझे x फाइंड करना हो तो ये कितना होगा 1/4। यहाँ से भी अगर हम बात करें x की वैल्यू को तो 1/4। अब ये कैसे आए हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमको कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आराम से इस वीडियो को देखो, इनको समझो कि कितना डेप्थ में हम कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, है ना। हर चीज़ के क्वेश्चनिंग करोगे तभी जाके आंसर मिलेंगे आपको, क्या हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, है ना। तो आगे आपको क्वेश्चन समझ में आते चलेंगे। चलो इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। फैक्टराइज आप खुद करके बताएंगे मुझे, यहाँ पर ही कर देती हूँ मैं। 100 का मल्टीप्लाई पहले तो 1 में कर दें, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 20 आ जाए। तो 100 के फैक्टर अगर मेरे पास 20 देंगे तो 10 इंटू 10 होगा, 10 इंटू 10 100 देता है और 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 100x² तो चल रहा है, माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया बेटा, साइन तो माइनस का ही लगेगा, और -10 का मल्टीप्लाई -10 में करूँगी तो प्लस का 100 दे देगा। तो बस यहाँ से 10x कॉमन तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन तो यहाँ से भी बचेगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ब्रैकेट क्या बन गया, दोनों के पास में 10x माइनस 1 है और अंदर यहाँ से भी 10x बचा -1, तो सेम ब्रैकेट ही हो जाएगा हमारे पास में। दैट्स द तो आपको बेटा समझ में आया कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है हम लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, ऐसे नंबर्स में तोड़ते हैं जो हमको मिडिल टर्म दे दें, है ना। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन के टाइप से इनको कर लेना, और अभी भी कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करवा दूंगी। चलो इसके बाद में हमारे पास में इसी चैप्टर के 4.2 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। सेम वर्ड प्रॉब्लम्स पे हमको काम करना है। आपको 2 नंबर दे रखे हैं जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है। तो आप बताओ नंबर क्या होंगे। तो लेट करो, लेट फर्स्ट नंबर भी, पहले नंबर को आप x मान लो, तो सेकेंड नंबर भी, सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने बोला है कि इन्हीं दोनों नंबर का सम कितना है 27। अगर सेकेंड नंबर को, वैसे तो सेकेंड वेरिएबल लेके नहीं आना है पर मैं आपको बस लेट करवा रही हूँ कि अगर सेकेंड नंबर को मैं y बोलूँ तो यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 27। अगर मुझे y को एक रिप्रेजेंट करना है x के फॉर्मेट में तो मैं y को लिख सकती हूँ क्या 27 माइनस एक्स। बस यहाँ से इसको एक इन्फॉर्मेशन ही बनाना। अब आपने बोल रखा है प्रोडक्ट कितना है 182, तो प्रोडक्ट आपका 182 है तो हमारे पास में x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 182, पर y तो आपने बोल रखा है क्या है 27 में से x को कम कर दो y आ जाएगा। तो बस y को माइनस कर दो, y की वैल्यू पुटिंग कर दिया, x बाहर है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक, इज इक्वल टू 182। अब हमारे पास में x² की टर्म नेगेटिव आ रही है, हमको फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं चाहिए तो हमें काम करते हैं सबको उठा के इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो x² इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 27 को शिफ्ट करोगे तो माइनस का 27x हो जाएगा, और 182 अपने ही प्लेस पे है, हमने उसको नहीं शिफ्ट किया, उसके पास इन सबको शिफ्ट किया है। तो ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, चाहो तो प्राइम फैक्टराइज मेथड से कर लो तो भी हो जाएगा। तो मैं फैक्टराइज मेथड ही यूज़ कर रही हूँ। 182 के फैक्टर कर दूँ, 2 से 91 टाइम्स, 7 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम, 3 फैक्टर बने। और चाहिए क्या 27। तो बताओ मुझे 27 चाहिए ना, तो 7 2 ज़ा 14 बना, बचा 13, तो 13 और 14 को प्लस कर दूँ तो 27 बच रहा है। हाँ ठीक है, और अगर दोनों को माइनस माइनस ले लूँ, दोनों के साइन को अगर अपन नेगेटिव ले ले बेटा,
तो मेरे पास माइनस माइनस तो माइनस का 27 देगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस माइनस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। तो बस यहाँ से सॉल्व कर ले, इसको हटा देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बचेगा x माइनस का 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन। आपको पता है कि भी अगर हमने फैक्टर करके निकाले तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 182 आ रहा था, तो हम सीधा 13 कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिखते हैं x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब अगेन आपके पास में दो ब्रैकेट 0 हो गए, सॉरी दो ब्रैकेट सेम हो गए, तो यहाँ से कितना बचा x माइनस का 13। फर्स्ट ब्रैकेट को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो मेरे पास में x की वैल्यू एक बार 14 और दूसरे नंबर कितना आ जाएगा 13। तो दो कंडीशन बनती है बेटा, एक नंबर नहीं आएंगे, दो नंबर आएंगे। ऐसा नंबर अगर मैं पहले नंबर को x मानूँ तो मेरे पास में दूसरा नंबर कितना निकलना चाहिए, 27 से कम x, तो कितना आना चाहिए 13 आएगा बेटा, है ना। और अगर एक नंबर को x माना है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। हेंस दिस आर दी टू रिक्वायर्ड नंबर्स। ये वो दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट करने पे आपको 182 मिलेगा और सम करने पे आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करते आना चाहिए। और अगर एक बार डिकोड हो गई तो उसे इक्वेशन में किस तरीके से फ्रेम करना होता है वो आपको आना चाहिए, और उसके लिए लगेगी बेटा प्रैक्टिस। मैथ्स का कोई वन शॉट नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि हम वन शॉट वीडियो देख लेंगे और हमें मैथ्स आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल बेटा, ये तो इम्पॉसिबल वाली थिंग हो गई, है ना, कि सिर्फ देखने भर से मैथ्स हो जाता है, तो वो नहीं होता। आपको उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छे मार्क्स टारगेट करो। सेम हमारे पास में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके थे, बट ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स ही हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम लिखते हैं x और एक को लिखते हैं x+1। अब मैं पूरा नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दे रही हूँ ताकि अब आपको पता है लिखना कैसे है। अभी तक मैं इतना करवा के आई हूँ तो आपको पता है कि हम लिखेंगे कैसे। स्टार्ट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी x+1। अब इन दोनों नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। अगेन आपको क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, क्या बोला बेटा, इन दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम, है ना, ऑफ स्क्वायर्स, है ना, सम, पर सम भी किसका, ऑफ हुज स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर्स का सम। ऐसे पढ़ना, आप उसको उल्टा पढ़ते हैं हम। तो पहले तो x का स्क्वायर कर लो प्लस x+1 का होल स्क्वायर कर लो। इनका सम कितना दे रखा है आपने, 365 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास में दे रखा है। तो x+1 का होल स्क्वायर आपको समझ में आना, स्टार्टिंग में हम पढ़ के आए थे कि a+b का होल स्क्वायर होता है, और अगर a+b का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, ये x स्क्वायर तो एज इट इज था, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया बेटा, ये प्लस का 2x तो चल ही रहा था, और ये 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और +1 तो माइनस का 364 बचेगा। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, तुमको अगर कॉन्शियस माइंड से करोगे तो आ जाएगी, तो इसको ऐसे कर लेना। अब मुझे दिख रहे हैं कि सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन ईजी बन जाएगी थोड़ी सी। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये बन जाएगा 2। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आप अभी करके आए हो, 182 के फैक्टर्स तो 13 और 14 होते हैं, और अगर मैं यहाँ से लिखूँ बेटा तो माइनस प्लस का 14x और माइनस का 13x लिखूँ मैं, तो मेरे पास में इक्वेशन तो बन गई, क्योंकि 14 और 13 ऐसे दो नंबर थे जिनका प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा था, और इनको माइनस करने पे मेरे पास प्लस का x भी आ रहा था, तो बस सेम कंडीशन हो गई। तो दो नंबर्स आप निकाल लेंगे यहाँ से, एक से x कॉमन तो x+14 आ गया, x से -13 कॉमन तो x माइनस x+14 आ गया। तो हमारे पास में एक बार x+14 और एक बार x माइनस 13 होगा, जहां पर अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू तो -14 आ रही है, और एक बार x की वैल्यू +13 आ रही है, तो दो नंबर तो मिल गए। पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दो नंबर भी कैसे चाहिए,
पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो नेगेटिव तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो पॉजिटिव नंबर अगर x मेरे पास में 13 है तो सेकेंड नंबर x प्लस 1 कितना होगा बेटा, इसको अपन लिखेंगे 14 एंड दैट्स दी आंसर। क्लियर? चलो तो ये अपने पास में कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो अगर right angle triangle है तो बना लो उसे। आपको पता है ना कि right angle triangle में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की साइड को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो आपने 13 दे रखी है, ये A, B और C है हमारे पास में। सपोज कर लो कि नाम दिए हमने। अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर साइड होती है हमारे पास में। तो एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से, तो लेट द बेस बी x। तो आपके x से ये कितना कम है, ये 7 कम है। तो आपको पता चल गया यहाँ से। अब इंफॉर्मेशन आप लिख लेंगे, लेट द बेस बी x एंड एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर आपके पास में आपने सारी इंफॉर्मेशन गेन कर ली है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे बेटा। तो आपको पता है ना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास में लगेगी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम में एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रही हूँ। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना बोला है आपने, हाइपोटेनस तो 13 बोला है, परपेंडिकुलर x में से तो 7 को माइनस करना था और बेस बोला है आपने x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा आप लोगों को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसके साथ साथ वैल्यूज को भी डायरेक्टली पुट करते जा रहे होते हैं। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गया। माइनस का 14x मैंने रखा, ये 169 आपने शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया और माइनस का मेरे पास में 120 रह गया इज इक्वल टू 0। इधर 0 था तो मैंने बस उसको फ्लक्चुएट करके लिख दिया, मतलब रिवर्स करके लिख दिया बस। सारे नंबर 2 की टेबल में आते हैं तो ये नंबर क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास में 60 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 60 के फैक्टर्स ले लो आपको अगर नहीं आ रहे तो। 1 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है बेटा, तो 60 टाइम ही आएगा हमारे पास में, है ना, 60 टाइम ही आएगा। 2 की टेबल में कितने टाइम आएगा, तो 30 टाइम्स आएगा। 3 की टेबल में कितने बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा। 4 की टेबल में आएगा क्या, तो 4 की टेबल में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 की टेबल में कितने टाइम आएगा बेटा, 15 टाइम्स आएगा। ऐसे ही 5 की टेबल में आएगा क्या, 5 की टेबल में आएगा 12 टाइम्स। ऐसे ही 6 की टेबल में आएगा क्या, 6 की टेबल में आएगा 10 टाइम्स। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, ये आ गया। फिर 12 में आता है, फिर 15 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है और 60 में आता है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। पर आपको कैसा चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे 7 आए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर है 12 और 5 का, जहां पर आप इनको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस का 7x दे रहा है तो हाँ हमारे पास में कंडीशन को जस्टिफाई कर देगा वो। चलो आगे अब इनको क्या करना है आपको, तो कॉमन ले ले। अगर मैं दोनों से x कॉमन लूंगी तो x माइनस का 12 बचेगा यहाँ से। इन दोनों के पास से प्लस 5 कॉमन लिया बेटा तो यहाँ से भी x माइनस का 12 ही बाकी रहना। दोनों के हो गए ब्रैकेट सॉल्व सेम, तो x माइनस 12 एंड यहाँ से रिमेनिंग ब्रैकेट में बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हेंस x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 12 एक बार जब हमने 0 रखा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। और हम अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर कर रहे हैं तो मेजर कर रहे हैं मतलब लेंथ में काउंट करेंगे और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी है। तो आंसर कितना होगा 12, तो ये आंसर हो गया हमारे पास में। तो आपके पास में
ये कितना हुआ बेस बेटा, ये तो हुआ 12, और यहाँ से जब आपने माइनस किया 12 में से 7 तो कितना बचा 5। और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ चुके हैं या जिनको ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, उन्हें पता है कि ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोटेनस 13 है तो बाकी रिमेनिंग दो साइड होंगी वो या तो 12 और 5 के बिहाफ पे ही होंगी। अब 12 और 5 आप जिसको एल्टीट्यूड मानना चाहें, जिसको बेस मानना चाहे वो हो जाती है। ठीक है, तो चलो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है, मैंने इसमें डाला भी है कि किस तरीके से काम करना है हमारे पास। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल बना रही है एक दिन में, कुछ एक आर्टिकल कुछ एक ऑब्जेक्ट को बना रही होती है ना। जैसे इसे मान के चलो कि कोई एक पेन की कंपनी है, ठीक है, एक दिन में कुछ पेन को बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर एक पेन को बनाने के लिए जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो इन रॉ मटेरियल के कारण हर एक पेन पे हमको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, कुछ ना कुछ खर्चा लगता है हमको बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ से उसी कॉस्ट और फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन को लेके एक रिलेशन बनाना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ नंबर्स ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल एक दिन में बना रही है। ये देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का हर एक आर्टिकल का, अगर आप रुपीस में काउंट कर रहे हैं, वो कितना था, 3 ज़्यादा था नंबर ऑफ आर्टिकल के प्रोडक्शन के दुगने से, है ना। आपको वर्ड प्रॉब्लम अपने ओन वर्ड्स में पढ़ते आनी चाहिए, तभी तो आप उसको डिकोड कर पाओगे। तो और आपको टोटल प्रोडक्शन भी दे रखा है, तो मैं यहाँ से लेट करती हूँ। लेट करा हमने कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए हमारे पास में, एक्स अगर हमारे पास में हो गया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू वॉज, इक्वल का साइन देगा। अब वॉज के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। कितना दे रखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स थे, उसके ट्वाइस मतलब इसके दुगने से कितने ज़्यादा, मोर देन का मतलब प्लस, कितने ज़्यादा, 3 ज़्यादा। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब आपने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का 90 था, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जैसे हम ऐसे समझे कि एक पेन बनाने में एक दिन में 5 रुपए लग रहे हैं, है ना। एक पेन को बनाने में आपको 5 रुपए लग रहे हैं और उस दिन आपने 50 पेन बनाए, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो पर पेन के हिसाब से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो एज इट इज यहाँ पर भी तो वही है कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में कितने थे, एक्स थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 3 + 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 90। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, 3x + 2x² = 90। बस इसको सिस्टमेटिक लिख लो, तो x² वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, x वाली टर्म उसके बाद में लिखेंगे और 90 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो अब वही बेटा अभी तक जो कर रहे थे आप वही करेंगे। ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि यहाँ तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 को उठा के 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास में कितना है बेटा, 180। अब यहाँ पर मेरे पास में 3 डिजिट का नंबर था, तो 3 डिजिट नंबर को हम इस तरीके से फैक्टराइज करें कि हमारे पास में +-3 बचे। तो पहले तो 2 से डिवाइड कर ले, 2 से 90 टाइम्स, 2 से 45 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पेयर बना लो, 5 3 = 15, इधर से 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो 12 और 15 का पेयर बन जाएगा हमारे पास में। तो बस लिख दे यहाँ पर अपन, यहाँ से अगर अपन इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में बेटा, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप यहाँ से कॉमन ले लो, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है हमारे पास में, है ना। तो हमारे पास में जो 0 चल रहा है उसको लिख लो। इन दोनों के पास से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ओनली x कॉमन आ रहा है, तो 2x + 15।
इन दोनों के अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 16 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से मेरे पास में 15 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट हो गए सेम, तो ब्रैकेट सेम हो गए तो हम ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 15 और एक बार बचा x माइनस का 6। तो मेरे पास में अगर एक ब्रैकेट को मैंने इसको 0 के बराबर रखा तो प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो एक बार ही आ गई, x कितना आ गया यहाँ से, अगर x यहाँ से बोलो तो x इज इक्वल टू 6 डायरेक्टली। तो मेरे पास में कोई एक आर्टिकल है, अगर पेन है तो पेन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती और नेगेटिव नहीं आएगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पर रख के वापस से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ आर्टिकल 6 एक दिन में बन रहे हैं और कॉस्ट उनकी कितनी जा रही है, तो 6 इंटू 2, तो 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 15, और 15 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 में करोगे तो टोटल कॉस्ट भी 90 आ रही है, ये भी वेरीफाई हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझने के तरीके हैं ये, आप बस अच्छे से इसको करना, कैलकुलेशन में स्टेक मत करना तो आराम से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, बाकी मैं आगे के क्वेश्चंस करवा रही हूँ अब। चलो, तो अब हमारा एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसे अभी तक हम पढ़ के आए थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब, ये रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, रूट्स होते हैं हमारे पास x की वैल्यू, है ना, ये जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, वही हमारे पास में रूट्स कहलाते हैं। और इन x की वैल्यू का, इन रूट्स का नेचर कैसा होता है, नेचर क्या बोलते हैं हम, कि किन किन टाइप के होंगे। या तो मेरे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 को कंपेयर करते हैं हम, तो या तो ये जो हमारे पास रूट्स होंगे या तो ये 0 से बड़े होंगे, या तो ये 0 से छोटे होंगे, या तो ये 0 के इक्वल होंगे हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में बता रखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिटरमाइन करते हैं विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर इसका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरे पास में यहाँ पर है और इसके रियल रूट्स या है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे आप इसका डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, इसे ही हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट होता है। और यही हमको क्या देता है, नेचर ऑफ रूट्स के हमारे पास x की या जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल होगा। अच्छा, अब वेरिएबल होने के लिए भी क्या, ये रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, तो रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो रैशनल या इरेशनल नंबर से मिलके बनी हुई हो उन्हें हम रियल वैल्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको रूट्स फाइंड करना है, तो ये रूट्स कैसे हो सकते हैं, या तो ये रैशनल हो सकते हैं रूट्स, या तो इरेशनल हो सकते हैं, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसे हम रियल रूट्स बोलते हैं। और नहीं होंगे, नहीं होने का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू दे दो आप, है ना, क्या दे दो, नेगेटिव वैल्यू कोई भी आ जाए हमारे पास में, यानी कि जो भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो अगर लेस देन 0 हो गया, मतलब d की वैल्यू मेरे पास में छोटी है 0 से, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अगर यहीं पर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास में अगर 0 की इक्वल आ गई, तो जो x की वैल्यू मुझे मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इक्वल रूट्स मिलेंगे मुझे, मतलब x कैसे मिलेंगे बेटा, दो रियल इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं हमको। अगर मेरे पास में डिस्क्रिमिनेंट, यहां से हम चीज याद रखते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास में दो अलग अलग रियल रूट्स देखने को मिलते हैं। मतलब x की वैल्यू कैसी आती है बेटा, डिफरेंट टाइप की आती है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन से लेके बनते हैं कि अगर आपके पास में फाइंड करो के या जो भी एक वेरिएबल दे देता है और फिर बताता है आपको कंडीशन के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
दो इक्वल रियल रूट्स हैं, अगर दो इक्वल रियल रूट्स हैं तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, उसको जीरो के इक्वल पुट करो, आपका अननोन क्वांटिटी जो भी होगी उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। याद रखना फॉर्मूला क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4.3 तीन क्वेश्चन है स्टार्टिंग के हमारे पास में। आप लोगों को बोला है इनके आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है हमको। और दे रखा है आगे कि अगर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपकी वैल्यू d इक्वल टू 0 या d ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपको उन्हें फाइंड करना है कि इनके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, कंपेयर विथ फॉर्मूला, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई +5। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, वैल्यूज आ गई हैं तो आप इसके लिए क्या निकालते थे बेटा, d निकालें। d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a तो 2 है और c मेरे पास में 5 है। ले लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास में 9 प्लस का माइनस का 4 5 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40। ठीक है, तो d कितना आया बताओ मुझे, 40 में से 9 गया तो माइनस का 31 आएगा। और अगर -31 आ रहा है इट मीन्स d जो है लेस देन है 0 से, हैंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ से बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अगर आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना, तो आपको x की वैल्यूज नेगेटिव में मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। ये आपके पास आंसर। दूसरा दे रखा है आपको, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, बी स्क्वायर, बी कितना दे रखा है आपके पास में, क्योंकि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी है मेरे पास में माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a और सी। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये आएगा 16 और मेरे पास √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 बनेगा। तो मेरे पास में कितना आ गया 16 × 3 दैट इज 16 3 ज़ा 48। अगेन यहाँ से देखो 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पर माइनस का 48 आ गया। अब ये दोनों तो सेम बन गए, सेम बन गए मतलब 0। d कितना आ गया बेटा हमारे पास में 0। हेंस अगर d 0 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास में नेचर क्या हो गया 2, इक्वल का साइन है तो आप यहाँ से याद रखो बेटा, इक्वल मेरे पास आ रहा है तो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, दो रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आगे क्या बोला था हमको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करोगे, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो देखो मैं लिख लेती हूँ 3x² माइनस का 4√3, 3x² माइनस का 4√3 ऑफ x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, यही क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक, तो मैं फॉर्मूले में ना पुट करके मैं सीधा ऐसे ले लेती हूँ, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ। हम मिडिल टर्म वगैरह स्प्लिट नहीं कर रहे। माइनस बी, माइनस का ये भी आपके पास में, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, उस पूरे की वैल्यू यहाँ से आप निकाले हो 0, आपके पास में वैल्यू दे रखी बेटा, अपॉन में 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से कितना बना बेटा 4√3 होल डिवाइडेड बाई 2 × 3, ये इसको कैंसिल कर देगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2√3/3 और x की तो 2 वैल्यू आती है। अब 0 था तो इसको 2 बार लिख दो बेटा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि हमारे पास में जो भी वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, दो इक्वल आएंगे और कैसे बेटा रियल है। देखो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको पता है कि अगर रैशनल और इरेशनल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो रियल वैल्यूज बनाते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से फाइंड करके देख सकते हो। ठीक, अब थर्ड वाला क्वेश्चन, इसके लिए भी डी ले ले, b² माइनस 4a और c, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस
4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो डी कितना आया मेरे पास में, है ना, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो मेरे पास में अगर 36 में से 24 गया तो बचेगा 12, तो डी कितना आया बेटा 12 आया, 12 आया, इट मीन्स मेरे पास में डी ग्रेटर देन 0 आ गया, और अगर डी ग्रेटर देन 0 है मेरे पास में तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास में, एग्जिस्ट करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये ठीक है, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख के आप एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और रूट में आए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि रियल आएंगे, अगर मेरे पास में रूट में रखोगे तो डी मेरे पास में रूट 12 ही रहेगा, रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है जो कि रूट में रहेगी, है ना, तो इसको रूट 12 को आप लिख सकते हो ना 4 इंटू रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 रूट 3, बस ऐसे लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो आप कोशिश करना कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पे आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी वो कॉम्प्लेक्सिटी पे सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर स्टेप्स में गलतियां करता हूँ या कहाँ मेरे लिए कौन सी स्टेप पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन में, सो यहाँ से हम करते हैं कि आपको के की वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको, देखो क्वेश्चन के पैटर्न समझो, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और उसमें कोई एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए दे दे, तो एक कंडीशन देगा क्या, कि इसके पास में 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, और अगर 2 इक्वल रूट्स हैं इट मीन्स d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0, और अगर d इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ये होगा 24, इधर नेगेटिव था इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो आप क्या आएगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24, चाहो तो आप 24 को बाहर ला सकते हो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, आंसर आ गया आपके पास में, बस इतना सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2kx प्लस 6। अब a क्या है बेटा, ये पूरा a है, यहाँ से यहाँ तक पूरा b है और इसको बोला c, तो d कितना हो जाएगा मेरे पास में b स्क्वायर माइनस 4a और c, माइनस 2k का होल स्क्वायर कितना होता है 4k स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहाँ से 6 4 24k। अब आपके पास में क्या है, डायरेक्ट कट मत करना बेटा, यहाँ से आपके पास में एक इक्वेशन बन रही है, और अगर इक्वेशन बन रही है तो k की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, अगर 2 वैल्यू आएगी तो कैसे लेके आओगे, तो इन दोनों से कॉमन ले लो, मैं 4k कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से क्या बचा k माइनस का 6 बचा, तो 4k को अगर 0 रखोगे तो k की वैल्यू एक बार आनी है मेरे पास में 0, एक बार k माइनस 6 को अगर आपने 0 रखा, अगर k माइनस 6 को आपने 0 रखा तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई 6, तो ये k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, देखो पावर 2 थी तो पावर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास k की वैल्यू भी 2 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए, कितने भी टफ कितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैसे भी दे दे इक्वेशन को, आप बस एक काम करना, आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो वहां पर आपका जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको आप 0 के इक्वल पुट करना और वैल्यूज फाइंड कर लेना, ठीक है, तो आपके पास में इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो मैं वर्ड प्रॉब्लम करवा देती हूँ आपको, मैं सिर्फ यहाँ से काम करती हूँ, आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करके दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हमने कितना कितना कर लिया है ना। तो उसने बोला क्या है, पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन करना जिसकी लेंथ ट्वाइस हो उसकी ब्रेड्थ के, है ना, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, लेंथ के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उसकी ब्रेड्थ की कितनी होना चाहिए, वो ट्वाइस होना चाहिए, मतलब अगर आप ब्रेड्थ को x मान रहे हो तो लेंथ कितनी होगी उसकी ट्वाइस के बराबर हो जाएगी,
है ना, उसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो हमारे पास उसकी ट्वाइस के बराबर हो जाएगी। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है 800, तो 2x² इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 800। अब यहाँ तो डायरेक्ट इक्वेशन दिख रही है, ये इसको कट करेगा 400 टाइम, तो x² इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू निकाल लो √400, तो x कितना आ गया बेटा 20। अब मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट से निकालने के बाद में हम प्लस माइनस लिखते हैं, बट आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप रियल लाइफ लेंथ ले रहे हैं, रियल लाइफ में किसी एक ऑब्जेक्ट क्या किसी भी एक जगह को आप मेजर कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ पर लेंथ लिख रहे हो तो बेटा लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए यहाँ पर मैं नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे पास में x की वैल्यू 28 मीन्स मेरे पास ब्रेड्थ 20 मीटर का आ गया, तो लेंथ कितनी हो गई बेटा, ये इसका दुगना था डबल था, तो ये 40 मीटर आ जाएगा। तो यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल। आंसर है क्या क्लियर? बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, आप चाहो तो इसे फटाफट कर सकते हो जाएंगे आपके आंसर्स। अगेन क्या ये सिचुएशन भी पॉसिबल है, अगर है तो आप उनकी प्रेजेंट एजेस को डिटरमाइन करें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कोई 2 फ्रेंड है और उन 2 फ्रेंड की एज 20 ईयर्स है, तो मान लिया पहले वाले की एज तो x ईयर्स है, तो दूसरे वाले की कितनी होगी बेटा 20 माइनस x ईयर्स की होगी। कैसे होगी आपको पता है ना, क्योंकि जब भी सम देगा तो हमको 2 वेरिएबल तो लिखना नहीं होते, तो 2 वेरिएबल नहीं लिखेंगे तो हम 20 में से माइनस कर देंगे। 4 साल पहले, अगो मतलब पहले, तो भैया ये 4 साल पहले कितना था, तो इसकी एज से 4 माइनस कर दो, इसमें भी 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 20 में से 4 गया तो 16 ही बचेगा, क्योंकि नंबर से माइनस करोगे। ये जो 4 साल पहले इनकी एज थी, इनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 48 है, तो बस यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16x हो जाएगा, माइनस का x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस माइनस x² हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 16 4 से कितना हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर मुझे x² नेगेटिव दिख रहा है तो मैं काम करती हूँ, इनको शिफ्ट कर लेती हूँ, या फिर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको ठीक लगे। सिस्टमेटिक जमा लो, x² 16 प्लस 4 20 हो गया, और 20 यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, ये माइनस की वैल्यू थी, अगर आप उसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, ये आप उसको लेके भी जा रहे हो ना, तो यहाँ से अच्छा मैं आपको पूरा प्रॉपर लिख के बता देती हूँ। जब हमने इसको शिफ्ट किया तो x² पॉजिटिव हो गया, 4 और ये 20 माइनस का 20x हो गया, ये माइनस का प्लस का 64 हो गया, और ये प्लस का 48 तो चल ही रहा था हमारे पास में। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से देख लो, माइनस का 20x प्लस का कितना हो गया मेरे पास में 112, तो अगर आप 112 के फैक्टर निकालोगे तो ऐसे कोई नंबर नहीं होंगे जो हमारे पास में 20 दे, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लेंगे। मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर आपकी x की वैल्यू होल नंबर आती है, होल नंबर जानते हो ना, क्योंकि हम एज को काउंट कैसे करते हैं, एज को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर 48 49 इसी तरीके से हम काउंट करते हैं। तो अगर मेरे पास में x की वैल्यू अगर होल नंबर में आती है तो मेरे पास में कंडीशन पॉसिबल है, बट अगर कोई भी x की वैल्यू अंडर रूट में आती है तो फिर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, और शायद तक आपको इसका आंसर रूट में ही मिलेगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो हम ऑलरेडी एज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन वही बोल रखा है उसने कि आपको इस तरीके की कंडीशन को सोचना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया इतना दे रखा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है L प्लस बी ऑफ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना दे रखा है 80, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ की अगर वैल्यू देखो तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, तो अगर लेंथ L है तो ब्रेड्थ कितना होगा हमारे पास में 40 माइनस बी, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर आपके पास में आपने लेट किया ब्रेड्थ को अगर x मानूं तो लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास में 40 माइनस x हो जाएगा, और इन दोनों का एरिया कितना दे रखा है, तो x इंटू 40 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कितना है बेटा 400।
अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 400 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 40x नेगेटिव हो गया, 400 पॉजिटिव हो गया हमारे पास में इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अगेन सेम आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। आता है आप लोगों को? तो आप मुझे एक क्वेश्चन आगे करके बताना, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बता दिया, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स थे तो मैंने वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने उन एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता सकूँ मैं कि क्या क्या करना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, आपको बताना है। और उसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है। अब पहले तो आप डी निकाल लो, डी लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, तो वो बताना है। और अगर वो है तो उनके रियल्स हैं तो फिर फाइंड भी करना है, दैट इज एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, चलो यहाँ से वापस कर लेते हैं। तो ये जो 3 है डिनोमिनेटर में तो नहीं चाहिए, तो इस 3 को उठा के सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x प्लस 1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac रखें तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c कितना हो गया 1, ठीक है। अब क्या 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 माइनस 9 फोर्जा कितना हो गया मेरे पास में, तो 9 फोर्जा भी मेरे पास में कितना हो गया 36, और ये दोनों हो गए 0, तो d कितना आया 0। और अगर 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे बेटा? नेचर ऑफ रूट्स इज आर 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर 2 इक्वल रियल रूट्स है तो x की वैल्यू निकाल लो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि रूट वाला नंबर तो d है और d सॉल्व कर चुके हो, तो बस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से कर लो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 6 बाय कितना हो गया 2 इंटू 9, ये 2 3 की टेबल में 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और ये दोनों भी कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। एक बार नहीं लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आए कभी तो बेटा इस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस अगर आपको रूट को सॉल्व करना है तो डिस्क्रिमिनेंट आप अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे क्या करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5, रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सेम स्टार्ट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बेटा नहीं होना, ये तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पर अगर आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें a, b और c अलग से लिख लेना फाइंड करके, है ना, कि क्या क्या है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से बना बेटा 2√6 प्लस माइनस, अब 2√6, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 6, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो रूट हट जाएगा 6 पे से, स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 24, 4 3 जा 12 2 जा 24, तो ये तो पूरा 24 में से 24 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6, तो ये तो कट हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या बनी 2√6/6, कट कर दो 3, तो x की दो वैल्यू √6/3 कॉमा √6/3, बस आंसर आ गया। तो समझ में आया ना आपको? अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब बस रिवीजन पे काम करना है और प्रैक्टिस करना है अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये 2 वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ से इन सिचुएशन को हमको मैथमेटिकली बताना है कि कैसे काम करना है।
जॉन एंड जीवंती एक साथ, उनके पास में 45 मार्बल्स हैं। अगर दोनों अपने पास से 5 मार्बल्स खो देते हैं 5 मार्बल्स घूम जाते हैं, उसे खो देते हैं वो, तो जो बचे हुए मार्बल्स का प्रोडक्ट है अब कितना बन रहा है 125। तो आपको फाइंड करना है कि दोनों के पास में शुरुआत में कितने थे। तो अभी उनके पास में कितने हैं, तो जॉन एंड जीवंती दोनों के पास में अगर आप मिला के देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में दोनों के पास में 45 मार्बल्स अवेलेबल है। मान लिया जॉन के पास में x है तो जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, तो जीवंती के पास हमने बोला 45 माइनस x मार्बल्स अवेलेबल होंगे इफ जॉन हैज x मार्बल्स। अगर जॉन के पास में x मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45। अब क्या बोला, जॉन ने भी अपने 5 मार्बल्स घुमा दिए तो उसके पास इतने बचे होंगे। जीवंती ने भी अपने इसमें से 5 मार्बल्स घुमा दिए तो जीवंती के पास भी कितने बचे होंगे बेटा, जीवंती के पास बचेंगे 40 माइनस x, 45 में से 5 माइनस करोगे तो वही बचेगा। और इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, क्योंकि बचे हुए मार्बल्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास में 124 आ रहा है। तो अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 5 से 20 200 प्लस का 5x इज इक्वल टू 120। इसे सिस्टमेटिक जमा लो बेटा, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 200 और ये 124 को हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस का 124 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले तो ये 200 में से 125 को सॉल्व कर लो तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। और मुझे x नहीं चाहिए नेगेटिव तो मैं इसको पॉजिटिव कर लेती हूँ, तो मैं सबके साइन बदल दूंगी, है ना, हमारे पास में यही आएगा। बस माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अब या तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, ठीक, या तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के पहले आप इसका d निकाल लो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, उसका अंडर रूट करना आसान हो जाएगा। तो माइनस 45 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 324 इंटू 1, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 45 का मल्टीप्लाई कर दो 45 में। वैसे तो ये 25 होगा हमारे ख्याल से, हाँ 2025 होता है हमारे पास में। 5 5 is 25, 5 4 is 20, 22, 5 4 is 20, 4 4 is 16, 17 और 18 यहाँ से बन जाएगा मेरे पास में 5 2, फिर ये बन जाएगा 2, हाँ 2025 होता है हमारे पास में इसका स्क्वायर। तो बस यहाँ रख ले बेटा, तो ये होगा 2025। तो 2025 में से माइनस कर दो 1296 को, 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9, 11 में से 9 गया बचेगा 2, और यहाँ से बचेगा ये तो बना 9 में से 2 गया तो 7, 1 7 कुछ नहीं गया तो कितना बचा बेटा 729 बचा। और 729 27 का स्क्वायर रूट होता है, 729 किसका होता है 27 का स्क्वायर रूट होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस 27 आ जाएगा बेटा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे होल डिवाइडेड बाय 2, खत्म। बस अब यहाँ से x की वैल्यू ले लो तो x माइनस माइनस कैंसिल, प्लस साइन के लिए 27 प्लस में हो जाएगा, 6 5 और 7 12, 6 और 1 7 72, कट कर दो तो ये मेरे पास में 36, और एक बार अगर मैं माइनस ले लूँगी तो 45 माइनस 27 होल डिवाइडेड बाय 2। 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, 3 में से 2 गया 1। तो देख लो भैया, अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास कितने होंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। कैलकुलेशन का ध्यान रखना तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ इस तरीके का होगा वो कैलकुलेशन, तो आप उसको देख लेना बेटा, है ना। आगे करें, चलो। तो आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं, ऐसे हमारे एक एग्जाम्पल में भी दे रखा था, तो वही क्वेश्चन हमको करना है। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x।
कितने प्रोड्यूस कर रहे हो आप एक दिन में, तो मान लिया एक दिन में हमने x टॉयज को प्रोड्यूस किया, और x टॉयज को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितनी लगी बेटा, कॉस्ट वॉज, अब वॉज आ रहा है तो मतलब इक्वल हो गया, तो टोटल मतलब यहाँ पर हमारे पास में कॉस्ट पर टॉय, हर एक टॉय की, ईच टॉय पर टॉय कैसे भी लिख देना, ईच टॉय या पर टॉय, तो हमारे पास में हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी लगी, वॉज इक्वल 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मतलब x, है ना, और टोटल प्रोडक्शन कितने का जा रहा है, 750 का जा रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है ना, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टॉयज, तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट 750 का आ रहा था, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आपने बोला 55 माइनस एक्स है, और नंबर ऑफ टॉयज हमने x बना लिया था, तो बस मल्टीप्लाई कर दे, तो 750 इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स स्क्वायर, शिफ्ट कर दें इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 55 माइनस हो जाएगा, प्लस का 750 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं पूरा नहीं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ रखे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं बेटा आप लोग को खुद करना है, ऐसा नहीं कि आप भी छोड़ दो उसको, है ना, तो आपको ये क्वेश्चंस करना ही है। अगेन एक चीज़ और बता रही हूँ, मैथ्स के लिए कोई भी वन शॉट नहीं होता है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होना जाना है, ठीक। ठीक है, आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट्स सारे सॉल्व करवाऊँ। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट आता है तो आप उसे कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम उसको रीड करके आपको उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को मेरे अभी तक है सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पे लगे रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।